बाप रे बाप, बच्चा पागल हो जाएगा। बेवकूफ है, थोड़ा थोड़ा करके भी एग्जाम लेते रहता है। हाँ 24, 24 नहीं खींचेगा। देखो ये प्री प्लान्ड है, ई वैकेंसी, अब यूपी जीत गया, अब कोई टेंशन नहीं। 23 में ई वैकेंसी को खींचना है, 22 में, 23 में ले जाके खत्म करना है, और 23 में 1.5 लाख वैकेंसी फिर लोड कर देना। एएलपी 2.5 से 23 के जनवरी फरवरी में एलपी दे देना है। आ, हो सकता है 90,000 कह रहा है, 90,000 दे दे, 8 में भी पास। हाँ ना ना, नोटिस तो बीचों में ना आ सकता है, नोटिस तो चला बीचों में ना आ सकता है। नोटिस आने का क्या है, फॉर्म भराएगा धीमे धीमे। एएलपी चला समझो कि फिक्स है फरवरी। शुरू करें आग। अब भगवान से मनाओगे दे ही देगा, क्योंकि चला तुम समझो 5। हेलो, शुरू करें। आ जाइए सर इधर। हम पिछले क्लास में आपसे बात किए थे 3 प्रकार के टॉर्क की, किए थे ना सर। पहली बार जो लगेगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एनी डाउट? वो क्वेश्चन फाइनल करवाओ, बोलना सेकंड टीम जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर सही करके तब चढ़ाने के लिए, तब वही प्रिंट जाएगा। पहला बार जो होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सही है। सूचक को शून्य की स्थिति में, ये मेरा वाला पीपीटी नहीं है, पीपीटी हम बनाए तो क्या हुआ। सूचक को शून्य की स्थिति, शून्य की स्थिति मतलब यहां चला। सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किस टॉर्क की आवश्यकता होती है, विक्षेपक टॉर्क को भी की आवश्यकता होती। पहली बार जो विक्षेपित होगा विक्षेपक टॉर्क, पानी भेजना, इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चुंबकत्व हम बोले मोटर में जैसे मैग्नेटिज्म होता है वैसे ही इसे विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है। नियंत्रक टॉर्क, जिसको हम विक्षेपक टॉर्क के नाम से जानते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो सर पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, उसके बाद उसको कंट्रोल करके लाएगा, यही ना मामला है। तो कहते हैं विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टॉर्क की आवश्यकता होती है। नियंत्रक टॉर्क विक्षेपक टॉर्क का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? पहले ऐसे जाएगा, फिर उसको खींच के ऐसे लाए। और विक्षेपण के साथ क्या होगा, जितना ज्यादा विक्षेपण होगा उतना ज्यादा विरोध करके सेंटर में लाना होगा। जितना ज्यादा विक्षेपण होगा उतना ज्यादा इसका विरोध बढ़ेगा कि घटेगा? वेरी गुड। इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली या गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया था। ये स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली क्या है, गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली क्या है? ये स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, इसमें जो लगा हुआ है ये स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है, जिसको गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको गुरुत्वाकर्षण से मतलब रहता तो ई चलन नीचे आ जाता अपने। अगर इसको गुरुत्वाकर्षण से मतलब रहता ये अपने आप नीचे आ जाता। नहीं, लेकिन क्या ये अपने आप नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कहते हैं इसको ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, स्प्रिंग कंट्रोल्ड है, स्प्रिंग से ये कंट्रोल हो रहा है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल होगा तो, अच्छा बताओ एक बात बताओ, जैसे गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल होगा तो सिर्फ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सिर्फ नीचे जाए, सिर्फ नीचे जाए, बोलो ना। लेकिन अगर स्प्रिंग से कंट्रोल होगा तो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। बुझा रहा है? नियंत्रण बलाघूर्ण सुई को शून्य की स्थिति से ले जाने हेतु आवश्यक होता है। शून्य की स्थिति से जहां मन होगा वहां ले जाएगा। ये 2 प्रकार का होता है। देखो, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल्ड और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल्ड। बोलो ना।
अब अगर हम बात करें तो दोनों का जो कमानी होता है फास्फोरस ब्रॉन्जे का होता है लगभग, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसमें और इसमें फर्क है स्केल में। अब एक मिनट गौर से देखिएगा, ये दोनों के स्केल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? आप देखिए ये समान रूप से स्केलिंग किया हुआ है, और इसमें आप देखिए प्रारंभ में सघन है, बाद में विरल है। पहले तो ये डिफरेंस है। इसके स्केलिंग में सर क्या डिफरेंस है कि ये प्रारंभ में सघन है और बाद में विरल। इसमें देखिए था एक समान स्केलिंग। अब चला एक बात बताइए कि जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी मतलब भार बल, इसका मतलब अगर ग्रेविटी कंट्रोल्ड होगा तो वो भारी होगा कि हल्का होगा? पक्का। और स्प्रिंग कंट्रोल हल्का होगा तब ना स्प्रिंग उसको चला पाएगा रे। देखो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जो तुम देख रहे हो ये छल्ला, ये स्प्रिंग है, क्या ये? और इसमें स्प्रिंग नहीं होता है, ये ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ग्रेविटी कंट्रोल मतलब ये जैसे इतना पर आएगा ना अपने आप नीचे आ जाएगा, बोलो रे। तो कहते हैं भारी कौन होगा, ग्रेविटी कंट्रोल के स्प्रिंग कंट्रोल? केवल उदग्र अवस्था में काम कौन करेगा? ग्रेविटी कंट्रोल। क्षैतिज और उदग्र दोनों अवस्था में काम करूं, स्प्रिंग कंट्रोल। बोलो नहीं सर, जो बच्चा एएलपी का बैच लिया है उसको बिहार इलेक्ट्रिसिटी के बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो बैच अभी हम सर पढ़ा रहे हैं ये कंप्लीट कोर्स है फाउंडेशन का, इसके अलावे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। विद्वान नहीं है ना बनना है, चला अब विद्वान बनना है तो डिप्लोमा बीटेक करो, और नौकरी लेना है तो इससे ज्यादा अगर पढ़ना है तो फिर कितना पढ़ना है? इससे ज्यादा अगर चला पढ़ना है तो कितना पढ़ना है? कभी आप तुम मोटी मोटी किताबें उल्टा के देखो, आप अरिहंत वगैरह की किताबें उल्टा के देखो, इतना मोटा है क्या कंटेंट, लेकिन इससे बहुत ज्यादा गरीब है। अगर कंटेंट उसका जो एक पैराग्राफ है वो मेरा एक लाइन है। कभी अगर आपके पास बुक होगा तो आप पलट के देखेंगे इतना मोटा अरिहंत का पार्ट 1 है, इतने मोट का पार्ट 2 है, लेकिन उसका एक पैराग्राफ मेरा एक लाइन है। आप जितना भी लाइन ही देख रहे हो ये पैराग्राफ है, लेकिन यहां आपको एक शेड्यूल वे में उसी से निकाला हुआ कंटेंट, जिसको आप शेड्यूल वे में पढ़ पाते हो। आप कंटेंट पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि हर लाइन दमदार है, एक भी लाइन फालतू का है क्या? कहते हैं सर इसकी कमानी, किसकी कमानी? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली उपयंत्र को केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। सही बात है, केवल ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हो, इस स्थिति में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? कहेगा बताइए ये जो है, हाँ जी, ग्रेविटेशनल कंट्रोल जो होगा वो केवल वर्टिकल में ही काम करेगा। बोलिए। कहता यह लाइट वेट, हल्का होता है। कौन? क्योंकि ये स्प्रिंग। अच्छा एक बात बताइए सर, ये अगर भारी होगा तो स्प्रिंग उसको चला पाएगा? कहता है यह वजन में क्या होता है, भारी। कहता है इसका उपयोग पीएमएमसी, पीएमएमसी क्या होता है इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, और डायनमोमीटर टाइप यंत्र में करते हैं, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। कहता है इसका स्केल प्रारंभ में सघन तथा बाद में विरल अर्थात क्रैम्प्ड स्केल। विरल को क्रैम्प्ड कहते हैं, विरल को क्या कहते हैं चला, क्रैम्प्ड कहते हैं। तो कहता है इसका जो इसका स्केल प्रारंभ में सघन, देखो तो जीरो से जो जा रहा है सघन है कि नहीं है, अब बाद में क्या है, विरल। लेकिन इसमें एक समान है, बोलो न रे। तो कहते हैं बताओ स्प्रिंग कंट्रोल्ड ज्यादा भारी होगा कि, अच्छा चला ये कौन क्या कर प्रकार है, कंट्रोलिंग के प्रकार है, डिफ्लेक्टिंग के नहीं। कंट्रोल दो टाइप से कर सकते हैं, एगो स्प्रिंग लगा के। अच्छा बताओ चला इसमें हम स्प्रिंग लगा देंगे तो स्प्रिंग ऐसे से भागेगा तो स्प्रिंग का रुक रुक, सेम ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ग्रेविटी कंट्रोल में कहेगा भागेगा, कहेगा है नहीं या भारी है तू नीचे या, बोलन रे। तो स्प्रिंग ये कंट्रोलिंग का दो प्रकार है,
हम अपने लाइफ का सबसे बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रीशियन हम इसी बैच में चला पढ़ा रहे हैं, टाइम भी मिल रहा है और पहली बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत आसान हो जाता है। अब तुम सोचो, पहले जो हम पढ़ाते थे, ये किताब मेरे पास होता था, अब वो किताब बच्चों के पास होता था, अब बस हम ऐसे ऐसे कहते थे ये स्प्रिंग कंट्रोल है, ये ग्रेविटी कंट्रोल है, देखो ऐसे होगा, सब बच्चा कहता था अच्छा हो रहा होगा, नहीं होगा। हम यहां तुमको दिखा देते हैं कि भैया ये स्प्रिंग कंट्रोल है, ये देखो ये नीचे अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको कंट्रोल है। स्प्रिंग हल्के चीजों को ही कंट्रोल कर सकता है, भारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, सही बात है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, किसका? सही है। अब उस टाइम में बच्चा को खाली कहते थे इसका स्केल एक समान होता है। तुम देखो ये इसका स्केल तुम देखोगे एक समान है, यहां से वहां तक तुमको समान दिखेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड। आगे अच्छा बताइए, जितना ज्यादा इसमें थीटा होगा उतना ज्यादा एल होगा कि नहीं? थीटा जितना ज्यादा बढ़ेगा एल का मान उतना ज्यादा होगा। हम नहीं लिख सकते हैं थीटा समानुपाती एल? बोलिए। तो कहते हैं इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, थीटा समानुपाती एल। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। तापमान का देखो एक चीज और, कितना सिंपल है यार, टेक्निकल से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है, खाली तुमको समझते जाना है। एक बात बताइए, स्प्रिंग गर्मा जाएगा तो काम करने में गड़बड़ी करेगा, लेकिन मेरे दोस्त ये बैटरी कितनों गर्मा जाएगा तो इसको नीचे अगर छोड़ देंगे जाना ही पड़ेगा। लेकिन स्प्रिंग गर्मा जाएगा तो उतना आसानी से वो इधर ला पाएगा, वो अपने फैल जाएगा। बोलो, तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये कितनों गर्मा जाएगा तो नीचे आना ही है। बोलो रे। तो कहते हैं मेरी जान कि इसका तापमान का इस स्केल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? पिछले बार एलपी में चला, इसको हम 13 क्लास में पढ़ा दिए थे पूरा किताब, लड़का पढ़ भी लिया था, मतलब 2 घंटा डेली, 2 घंटा में 1.5 घंटा पढ़ाते थे, यानी समझ लो 13 आज 6.5 19.5 घंटा में अभी भी हम पढ़ा सकते हैं। बस कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को 2.5 के स्पीड पर लगा देंगे, ठीक है ना। ये अब जैसे ही टॉपिक आएगा ना, हम क्या करेंगे, यहां नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। देखो बाबू, 2 प्रकार का होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग, इतना तेजी से हो मेरा नहीं चल। एक स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल जो होगा उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होगा, ग्रेविटी कंट्रोल जो होगा वो ग्रेविटी के अधीन नीचे आएगा और इस पर सर तापमान का असर पड़ेगा, क्योंकि ये गर्मा जाएगा तो ये विक्षेपित होने में प्रॉब्लम करेगा, इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये भार के कारण नीचे आता है इसलिए ये भारी होगा, और सर जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही एल का मान होगा, जितना थीटा होगा उतना ज्यादा एल होगा। और इसमें ग्रेविटी कंट्रोल सिर्फ डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड लगता है, इसमें सर अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं लगता, दोनों डायरेक्शन में लगता है। तो आइए हम लोग यहां चलते हैं, यहां आते हैं सर। पहला क्या होगा सर, ये स्प्रिंग कंट्रोल है, ये ग्रेविटी कंट्रोल है, इसकी कमानी फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि इसकी कमानी हमेशा, सबकी कमानी फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। तो कहते हैं गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली में उपयंत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में चलता है। प्यारे बच्चों, यह लाइट वेट होगा, इसलिए लाइट वेट होगा कि स्प्रिंग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये सर हैवी वेट होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, और भारी होगा तभी नीचे की ओर लगेगा, नहीं होगा भारी तो नीचे की ओर नहीं लगेगा। इसका उपयोग सर पीएमसी वगैरह में करते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका स्केल प्रारंभ में सघन होता है और बाद में विरल होता है, इसका और ये यूनिफॉर्म होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहां सघन होता है, यहां विरल होता है। और प्यारे बच्चों, इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अधीन होता है। इसको गर्मा देंगे, किसी को गर्मा देंगे, गर्मा देंगे तो नीचे आ जाएगा, और इस पर ताप का कोई असर नहीं पड़ता, इस पर तापमान का असर पड़ता है। तो आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्लियर हो गया होगा? आइए सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या है? ऐसे हिल रहा है, इसको अस्थिर कर देंगे, यही है डैम्पिंग टॉर्क। भैया पहले डिफ्लेक्ट करेगा, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर हिलेगा डोलेगा, रोक देंगे। डैम्पिंग टॉर्क समझ गया जी सर? जब सूचक पर विक्षेपक और नियंत्रक टॉर्क लग जाता है, देखो विक्षेपक टॉर्क ऐसे जाएगा, नियंत्रक से लाएगा, अब तब डैम्पिंग करेगा तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है?
यह सूचक को किस अवस्था में लड़ाता है? विरामावस्था। वेरी गुड। अगला मतलब चला, इसको इतना बार इस सबको हम पढ़ाए हैं ना, हमको लगता है कम से कम 45 से 50 बार पढ़ाए होंगे उस टाइम। और मतलब हर ई क्लास से निकले वो क्लास, अभी तो थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो भर दिन तो यही पढ़ाते थे। ई क्लास से निकले उसमें सबसे टफ टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। बड़ा उल्टा टॉपिक है, इतना आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आपको सर समझ में आएगा और आ भी रहा होगा। अब आते हैं सर, ये क्या करेगा? विरामावस्था में लाएगा। क्या करेगा ये? अगला है आपका ब्रॉन्ज। एक की बात हुआ, भावनाओं को समझना है। कहता वायु घर्षण अवमंदन। अब देखो, अवमंदन भी अलग अलग प्रकार का होता है। अवमंदन मतलब रोकना। रोक कैसे सकता है तुम? जैसे लड़का लिख रहा है, सर ये आपने 10 के स्पीड 10 इंटू स्पीड कैसे हो गए हैं? नहीं सर, एकदम धीरे हैं। अब उस टाइम तो चला भूत सवार हो जाता है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, क्योंकि सर आप समझिए उस टाइम का जो बैच आता है, मतलब 1000 का बैच है, उस टाइम हम 4000 रुपये फी लिए थे। 1000 गुना 4000 कितना हो गया? उस टाइम 2500 ट्रेड का, 1500 लिए थे ड्राइंग का। 4000 हुआ, 1000 गुना 4000 कितना हो गया? उतना पैसा का बैच था। अब भोरे घुसते थे, अब 2 घंटा में पकड़ के सरिया। 11 दिन के बाद 12वां दिन हम तेरा मिलेंगे कहां? लास्ट चैप्टर में लड़का कहता जी सर हो गया, वेरी गुड। अब जगह बाउंसर हुआ होगा, हो गया। अब चला हमको ये बता कि अगर हमको इसको कंट्रोल करना है, कैसे चल रहा है ना, हमको इसको कंट्रोल करना है। 2-3 गो विधि हो सकता है, 3 साल पहले पढ़ाए हैं, लेकिन सब दिमाग में नाच रहा है, क्योंकि सर टेक्निकल चीज ही ऐसा है। ये ऐसे चल रहा है, तो एक विधि है कि इसे हवा में छोड़ दें, हवा विरोध करेगा। धीरे धीरे। एक होगा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, एकरा हम ले जाके पानी में डाल दें, पानी विरोध करेगा, नहीं रुकेगा। पानी विरोध करेगा तो रुकिए नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्त कहता है वायु घर्षण अवमंदन। अवमंदन मतलब डैम्पिंग टॉर्क। अवमंदित करना मतलब रोकना। तो ये हम लोग या तो वायु के घर्षण से रोकेंगे, बोलेंगे किधर गया, या नहीं तो भंवर धारा अवमंदन एक होता है। आप कहिएगा ये भंवर धारा क्या होता है? ईडी करंट। ईडी करंट लॉस एक होता है। ईडी करंट लॉस का मतलब होता है गर्मी उत्पन्न होता है, उस गर्मी से भी हम रोकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एक लॉस होता है द्रव घर्षण। द्रव घर्षण मतलब लिक्विड में डाल देंगे। अगर डैम्पिंग कर रहे हैं और लिक्विड में चला जाएगा तो अस्थिर होगा कि नहीं होगा? अब देखो, ये तो फिर अलग हो गया, सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। अब यानी हम लोग डैम्पिंग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे मेरी जान? देखो, वायु घर्षण अवमंदन क्या होता है? कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक बात बताइए सर, ये अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, छोटा इंस्ट्रूमेंट है, तो हवा से धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, हवा के दिन है, ओकरा रोक देगा। बहुते बड़का कमानी है, ऐसे ऐसे कर रहा है राक्षस जैसा, वो रुकेगा हवा से? ओकरा पानी में डालना होगा तब नहीं रुकेगा। तो छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली का उपयोग करते। इसका उपयोग करते हैं वायु घर्षण। तो ये सर वायु के द्वारा घर्षण मतलब यही समझ लो भगवान भरोसे। वायु घर्षण अवमंदन अगर होगा तो यही समझ लो किसके भरोसे? भगवान भरोसे, मतलब अपने रुक जाएगा। बोलो ने, अगर थोड़ा बहुत थरथरा भी रहा है तो धीरे धीरे
जैसे आप गाड़ी जो स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में जो स्केल जो निडल थरथराते, ये क्या है? ये वायु घर्षण है। इसमें वायु घर्षण अवमंदन है। वायु घर्षण अवमंदन है मतलब चला वायु के ये पे अपने आप रुक जाएगा। बोलो रे, ये जो है सर, नहीं पंखा तो पंखा थोड़े इंस्ट्रूमेंट है आपका, नाप के देता है, नहीं देता है। तो सर ई देखिए वायु घर्षण है, इसका तो ऐसे भी थर 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 कर रहा है, ये अपने थरथरा रहा है। तो चला ई जो थरथराहट इसकी रुक रही है, बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो हवा में रुक रहा है। इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग भगवान भरोसे है। बोलो रे, तो ये छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा कि बड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए? कहता है इसमें एयर चैम्बर में स्थित पिस्टन पर लगने वाला वायु दबाव सदा ही इसकी गति का क्या करता है? विरोध। मतलब एक लाइन में समझिए, इसमें जो एयर होता है बड़ा बड़ा अगर होगा ना तो एयर पिस्टन होता है जो हवा छोड़ता है, हवा छोड़ेगा उसको रोकने के लिए। लेकिन इसका जो मेन मोटो है कि ये कैसे इंस्ट्रूमेंट में, इसका उपयोग हम लोग छोटे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अब जो सबसे उल्टा है वो है भंवर धारा क्षति। क्या होता है इसे ना? अभी भंवर धारा क्षति को लेकिन चला समझना पड़ेगा, ना तो तू मामला देगा गड़बड़ा। तुझे भूलना तो चाहा, देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम समझा देंगे। पहले तो भंवर धारा होता क्या है, ठीक ना? ईडी करंट कहते हैं। कौन करंट कहते हैं? चलो, ईडी करंट एक प्रकार का लॉस कहते हैं, ईडी करंट लॉस कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं भंवर धारा क्षति। क्या कहते हैं मेरी जाने मोहब्बत? भंवर धारा क्षति। क्या कहते हैं? इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं? नामे धारा क्षति, करंट का लॉस। और लॉस को हम लोग यूज करने वाले हैं कैसे? ओकरे पैसा लिए क्या? गौर फरमाए। हाँ देखो, भंवर धारा क्षति क्या है मेरे प्यारे मित्र? कोई भी मशीन है और अगर उसमें क्वाइल है, क्या है? कोई भी मशीन है और उसमें क्या है? कोई भी मशीन है उसमें क्या है? बुझा? कोई भी मशीन है ओकरा में की है? पक्का? चलो हम चुप हैं, इसका मतलब और आसान तरीका खोज रहे हैं समझाने का। अब एक बात बताओ, तुम ये एगो चकती ले लिए, क्या ले लिया? चला क्या ले लिया? इसमें ये निडल लगा हुआ है, इसी को ना कंट्रोल रोकना है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करने के लिए तो कंट्रोलिंग टॉर्क था, दो टाइप का था, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। बुझा रहा है? तुम लोग कहते चला फिर भी लेवल ठीक है। 2018 में जो ड्राइवर पढ़ा रहा था, 2014 में जो ड्राइवर पढ़ा रहा था, वो साफ था, उस साफे वगैरह कुछ पते नहीं चलता था। 2014 वाला ड्राइवर में जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम सारा ट्रेड एक के साथ था। मतलब आपका फिटर है, कोई बात नहीं, आपको इलेक्ट्रीशियन, डीजल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पूछ सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछता था 100 में, 10 से 15। 2014 वाला एलपी हम देने गए थे, 2018 छोड़ दिए। 2014 में मुंबई गए थे देने के लिए एग्जाम, इंदौर हमारा सेंटर था उस टाइम। लेकिन चला जो क्वेश्चन पूछता था वो क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना। ये मैथ था।
और हमारे शिफ्ट का 2 क्वेश्चन हमको अभी भी याद है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, जो भी होता है। ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में 2 था और 65 को क्वेश्चन फिजिक्स था, 65। उस टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, मतलब माइये बाप ने था रेलवे पूछो, जे मन हो उससे। 2018 में फिर अलग अलग किया। उस टाइम भी जो बच्चा को पढ़ा रहे थे, चला उसका विभव नहीं पता चलता था, वोल्टेज ही नहीं पता चलता था। तुम लोग को तो कम से कम ये सब पता चल रहा है, चूंकि अब तुम सिंसियर हुआ, ग्रुप डी में भी साइंस कर दिया 25 नंबर, तो तुम लोग भी सिंसियर होकर साइंस पढ़ने लगा, तो यहां दिक्कत नहीं होने लगी। ये भंवर धारा क्षति क्या होता है कि मान लो चला इसको जो घुमाने के लिए हम लोग यहाँ कॉइल लगाए होंगे, तो कॉइल लगाए होंगे तो इसमें एक क्षति होता है, भंवर धारा क्षति, ईडी करंट लॉस, मतलब करंट का लॉस समझ लो, करंट का। तो ये जो करंट का लॉस हुआ, तो एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी तार से अगर एक बात बताओ चला कि मान लो कि ये मैग्नेट है, क्या है, आई चकती है जिसको घूमना है, हम यहां मैग्नेट ऐसे रखें, सटने नहीं देंगे, हटेले रखेंगे, रुक ना चला, ये खिंचाएगा भी नहीं, ये घूम रहा है ना, या ये थरथरा रहा है, हम यहां मैग्नेट रखे हैं, तो इसको रोकेगा कि थरथराने देगा? ये है ना भागेगा मैग्नेट, कैसे हमारा सोच में रहो, ये ऐसे ऐसे भागेगा तो मैग्नेट रुक, नहीं बुझ रहा है कि सर एक बात आप जान लीजिए कि आप किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाह कर दीजिएगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। बोला हो राजा, क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो जाएगा और यहां पर हम चला ऐसा करके इसमें एगो करंट प्रवाहित कर दें, ऐसा, इसमें ये जो करंट है हमारा, ईडी करंट लॉस जो हमारा हो रहा था, इसको हम इसमें प्रवाहित कर दें और इस टाइप का ग्रिपिंग करके यहां दे दें, सटाएं नहीं, ऐसे छोड़ दें। तो ये करंट एकरा में जाएगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा तो जो डिस्क है एल्युमिनियम का, घूमना चाहेगा तो इसको घूमने दे, थरथराना चाहेगा थरथराने देगा, रोक देगा, कहेगा रुक, बोलन रे। तो ये देखो, सबसे प्रभावी विधि इसलिए है कि ईडी करंट लॉस, मतलब जो हमारा क्षति हो रहा था उसको हम यूज कर लिए। अरे बुझा रहा है? जो हमारा ईडी करंट लॉस था, यानी करंट का जो लॉस था, उसका क्षति को हम लोग यूज कर लिए। इसको तुम फिगर में यहां देख सकते हो, इसमें चला एक बियरिंग होता है, ज्वेल बियरिंग, उसका यूज करते हैं। देखो एक कमानी है, चला बोलो रे, देखो ये एल्युमिनियम की चकती है, क्या है ये? ई देखो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो गया क्योंकि इसमें करंट दिए, करंट देने के बाद ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये काल्पनिक रेखा है, बोलो रे। तो भैया काल्पनिक रेखा थी, जो अब इसे घूमना थरथराना चाहेगा तो ये इसका रोकेगा, इस चकती को रोकेगा। ये जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो यहां जनरेट हुआ है, तो ये इस चकती को थरथराने से रोकेगा कि थरथराने देगा, बोलो रे। इसमें एक बियरिंग यूज होता है, जब घूमता है चकती तो यहां एक बियरिंग यूज होता है जिसको हम ज्वेल बियरिंग के नाम से जानते हैं। कौन बियरिंग के नाम से जानते हैं? इसको हम ज्वेल बियरिंग के नाम से जानते हैं। भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, अवमंदन होता है भंवर धारा के द्वारा। कहते हैं यह अवमंदन बहुत ही प्रभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चला लॉस को प्रॉफिट में बदल लिए हैं। बोलो, लॉस को किसमें बदल लिए? कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा देते हैं, चुंबकीय बल रेखा निकलता है, ऐसे प्रेरणा लेकर ही रुकता है, इसलिए कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोला, कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एल्युमिनियम या तांबे की क्या होती है, और इसमें कौन बियरिंग का प्रयोग होता है? ज्वेल बियरिंग का प्रयोग होता है। बियरिंग जानते हैं ना, बॉल बियरिंग देखे हैं ना, बैरिंग नहीं होता है, बियरिंग होता है। क्या होता है?
बियरिंग होता है। द्रव घर्षण अवमंदन, ये चला भारी भारी स्केल में होता है। जो स्केल बहुत भारी होता है ना, उसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये देखो, ये तेल डाल दिए, तेल जब एकरा में डाल देंगे तो थरथराने का कोशिश करेगा, तो यहां जड़ में तेल विरोध करेगा, बोले ना रे। अब विरोध करेगा तो इसको क्या करेगा, रोक देगा। इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में कि छोटे इंस्ट्रूमेंट में? बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसमें उच्च से, अच्छा बताओ चला, एकरा में पतला द्रव देंगे, मधु ज्यादा विरोध करेगा कि पानी? अरे छोटा, मधु में हाथ ऐसे ऐसे करो, वो मधु ज्यादा रोकेगा कि पानी ज्यादा रोके? तो मधु की श्यानता ज्यादा कि कम? जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी अधिक होती है। अगर आप श्यानता का क्रम कहिएगा, अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे और गुरुजी ने अभी अगर पढ़ाया होगा, तो मधु की श्यानता सबसे ज्यादा, उससे कम पानी की, और सबसे कम श्यानता केरोसिन की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मधु, उससे कम पानी, सबसे कम केरोसिन। क्लियर? सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम केरोसिन। तो चला, श्यानता सबसे ज्यादा, तो बताओ इसकी श्यानता ज्यादा होगी तब नहीं विरोध ज्यादा करेगा रे। तो बताओ, उच्च श्यानता वाला द्रव चाहिए कि निम्न श्यानता? इसका बड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए कि छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए? अब बताओ, इसका वजन जो है, इसका वजन द्रव भर देंगे मधु जैसा मोटा द्रव, लिक्विड, तब बोला ये बताओ, इसमें हम लिक्विड भर दें पूरा, ये भारी हो जाएगा कि हल्का हो? तो भैया ये भारी हो जाता है, इसलिए जल्दी इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क मतलब रोकने वाला कि चलाने वाला? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चलाता है, बोलो रे। कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करता है। आप फिर जो थरथराता है और रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क। इसमें उच्च श्यानता वाले द्रव का प्रयोग करते हैं। द्रव प्रयोग करने से इसका वजन बढ़ जाता है, इस कारण इसका उपयोग अत्यंत ही क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। तुझे भूलना तो चाहा। अब देखो, एक बार हम फिर से बताते हैं और उम्मीद करेंगे चला कि तुम समझने की कोशिश करेगा। ठीक है? हाँ, इचला तुमको दिख रहा होगा कि बहुत दिन लेट है एग्जाम में वगैरह वगैरह, दिन है बीत जाता है, पता नहीं चलता है। हम लोग दिन है बीत ही जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। देखो, पहली बार जो लगेगा वो कौन टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार के, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल यूनिफॉर्म स्केल होगा, ग्रेविटी कंट्रोल नॉन यूनिफॉर्म होगा। स्प्रिंग कंट्रोल हल्का होगा, ग्रेविटी कंट्रोल भारी हो। इस पर ताप का असर पड़ेगा, स्प्रिंग का ग्रेविटी कंट्रोल पर नहीं पड़ेगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। वाह रे मेरे मित्र। कंट्रोलिंग टॉर्क के बाद आ गया डैम्पिंग टॉर्क। बोलो, डैम्पिंग टॉर्क मतलब रोकेगा। डैम्पिंग टॉर्क तीन प्रकार से, एक होता है एयर डैम्पिंग, भावर धारा डैम्पिंग, हाइड्रोलिक डैम्पिंग। एयर डैम्पिंग हल्के के लिए, भारी के लिए? बोलो, बाहरे मेरे मित्र। छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए ना, आज सबसे लाभदायक यही है। लॉस से हम प्रॉफिट में बदल रहे हैं, बोलो ना, सबसे ज्यादा प्रभावी यही होगा। उसके बाद आ जाइए आप, एल्युमिनियम का होता है या पित्तल का चक्ति होता है, ज्वेल बियरिंग होता है। ईचला सबसे भारी होता है और बड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। इसमें जो द्रव होगा उसकी श्यानता उच्च होगी कि निम्न होगी? क्या होगी? इसमें जो द्रव होगा उसकी श्यानता, इज दैट क्लियर? पक्का? आगे फिर चला दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एक मिनट होल्ड डाउन। आपकी जो अब अगली क्लास है वो हो जाएगी अब
हाँ होगा होगा।